मई 2025 के ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं और अगर आपका धनु लगन है तो आपको कुछ इस प्रकार से अपना चार्ट देखने को मिलेगा जब भी आप अपने लगन कुंडली में गोचर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके चार्ट में जो जो भी प्लेसमेंट है उनमें कुछ परिवर्तन जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखेंगे गोचरीय स्थिति को, उसके बाद देखेंगे वास्तव में ये जो गोचर है इसका आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है। देखिए अगर हम गोचर में बात करें तो सबसे पहले यहाँ सूर्य के लिए देखते हैं। सूर्य यहाँ 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका जो गोचर होगा वृषभ में होगा। उसके बाद बुध को अगर देखेंगे तो 7 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई से ये वृषभ में चले जाएंगे। शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा और 31 मई से ये आ जाएंगे मेष राशि में। मंगल का गोचर होगा कर्क राशि में। बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मीन राशि में रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा 1 मई को आपको मिथुन राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में भी इस मंथ में बदलाव हो जाएगा, जहां पर राहु अब कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे 18 मई से। साथ ही केतु का गोचर भी यहाँ बदल जाएगा और केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। तो ये कहीं ना कहीं आपको गोचरीय स्थितियों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम गोचरीय स्थितियों के बारे में विस्तार से बात कर रहे होते हैं आपके लगन के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश यहाँ गुरु हैं और गुरु आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। इनका गोचर होगा अब आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में यहाँ कुंडली को बैलेंस करने का काम करेंगे गुरु। साथ ही साथ आपको सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से या मान सम्मान के हिसाब से इनकी स्थिति बेहद अच्छी होगी। यहाँ पर आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर कुछ हद तक आपके ऊपर हावी होने की भी कोशिश कर सकता है। तो अब लगभग ये 1 साल का जो ट्रांजिट है गुरु का, उसमें ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। यहाँ पर ये स्थिति भी बन रही है कि अब पार्टनर की तरफ से आपको बिजनेस में भी सपोर्ट मिल सकता है और दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा सपोर्टिव होंगे, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश होकर सप्तम में आ रहे हैं तो अच्छे लीडरशिप के गुण आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको लोगों के साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग भी देंगे। अब आप सप्तम भाव में देखिए, सप्तम में कोई ऐसा ग्रह है जैसे अगर केतु है या राहु है तो ये स्थिति उतनी बेहतर नहीं होगी। यहाँ पे हो सकता है कि फिर आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आए या फिर आपके पार्टनर से आपके मतभेद हो। हाँ, यहाँ पे अब बुध का अच्छी स्थिति में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ बृहस्पति है तो बृहस्पति फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ बैठे। ऐसे में आपकी डोमेस्टिक लाइफ या आपके घरेलू कार्यों में आपके पार्टनर का रोल बहुत अहम होगा। यहाँ पे अब गुरु आ रहे हैं तो आपकी लगभग हर कार्य को सुधारने की वो कोशिश करेंगे। आपको काफी पॉजिटिविटी देंगे और गुरु का अगर दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 11वें भाव पे आएगी। 11वें भाव पे दृष्टि होने से ये आपके आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ लगन और आपका 11वां भाव दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपके नेटवर्क में काफी तेजी से विस्तार भी देगा और दूसरों से आपको काफी मान सम्मान मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो मान सम्मान है या प्रतिष्ठा है इसमें आपको वृद्धि देखने को मिले। यहाँ पे गुरु का दृष्टि है तो अब कोई ना कोई नया इनकम सोर्स आपका बनेगा। साथ ही आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस के थ्रू भी आपको काफी ज्यादा सफलता हासिल हो सकती है। ऐसे में आपके पास कुछ नए पार्टनरशिप के ऑफर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको दूसरे लोग भी उतना ही तेजी से सपोर्ट करने वाले होंगे। यहाँ पर आपको मान सम्मान या प्रतिष्ठा के हिसाब से गुरु बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। साथ ही जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो लोग अपने विवाह के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी गुरु एक अच्छी स्थिति यहाँ बना रहे। अब आपको देखना होगा 11वें भाव में यहाँ कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं। जो भी प्लेनेट यहाँ है वो गुरु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है और वास्तव में शुक्र का संबंध आपके चार्ट में गुरु से है या नहीं। अगर शुक्र का संबंध आपके चार्ट में गुरु से है, चाहे युति है चाहे दृष्टि है, तो ये आपके लिए और भी पॉजिटिव होगा। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है आपके लगन पे। लगन पे दृष्टि आएगी तो ये कहीं ना कहीं आपको काफी पॉजिटिव बनाएगा। कोई भी प्रकार की स्थिति से लड़ने के लिए या कोई भी प्रकार का ऐसा सीरियस कंडीशन आपकी लाइफ में बन रही है जहां पर आप एकदम से स्टक हैं, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, उन मामलों में गुरु आपको बहुत ज्यादा एक राह दिखाने वाले ग्रह होंगे यहाँ पे। फिर इनका एस्पेक्ट आ जाता है थर्ड पे। थर्ड पे एस्पेक्ट आएगा और यहाँ ऑलरेडी क्योंकि राहु भी ट्रांजिट करेंगे इस मंथ में तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे गुरु का दृष्टि है तो अब राहु को और ज्यादा पॉजिटिव ये बनाएंगे। साथ ही यहाँ थर्ड हाउस पर गुरु का दृष्टि पड़े तो ये पढ़ने लिखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए अच्छा होगा। साथ ही आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और साथ ही आपको कुछ अपने बिजनेस पर्पज से यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। तो गुरु का ऑलमोस्ट जो ट्रांजिट होगा अच्छा ही होगा। अब आप अपने चार्ट में गुरु को जरूर चेक कर लें। अगर आपके चार्ट में गुरु अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पे इस गुरु के गोचर का आपको फायदा मिलेगा।
फिर देख लेते हैं शनि को। शनि यहाँ सेकंड और थर्ड लॉर्ड होके आपके फोर्थ हाउस में आ रहे हैं। फोर्थ हाउस में शनि का आना एक तो कैरियर के हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा सीरियस करेगा, और यहाँ शुक्र का इनके साथ कंजक्शन है। शुक्र का कंजक्शन होने की वजह से कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ से हो सकता है थोड़ा कम आप सेटिस्फेक्शन रखें आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में और अदर मामलों में। बट ये कैरियर के लिए एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। साथ ही साथ घर परिवार की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेंगी आप उनको पूरा अवश्य ही करेंगे। शनि यहाँ है तो आप अपने घरेलू कार्यों के लिए काफी सीरियस नजर आएंगे, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाले नजर आएंगे। साथ ही साथ भौतिक सुख साधनों के मामले में भी ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शनि का फिर यहाँ से एस्पेक्ट रहेगा आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा तो यहाँ कोई भी प्रकार की आपको समस्या है, जैसे आपको कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करना है, आपको अपने कार्यस्थल में कोई बदलाव करना है, इवन कैरियर में बदलाव करना है, प्रमोशन वगैरह के लिए देखना है। साथ ही कोई फाइनेंशियली आपको ऐसा बड़ा डिसीजन लेना है जिसमें आप कोई लोन वगैरह लेने जा रहे हैं, या कहीं से कोई आप सपोर्ट प्राप्त करने जा रहे हैं किसी भी अदर पर्सन से, उन मामलों में शनि आपको काफी सपोर्ट करेंगे। हालांकि छठे भाव में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर देख लें। उसके बाद शनि का एस्पेक्ट आ जाता है आपके दसम भाव पे। दसम भाव पे एस्पेक्ट होगा तो ये कैरियर के लिए अच्छा होगा, कहीं ना कहीं कैरियर में थोड़ा स्टेबिलिटी लाएगा यहाँ शनि। साथ ही टेंथ हाउस का स्वामी बुध है, तो बुध का संबंध आपके चार्ट में शनि से है या नहीं ये जरूर देखिए। अगर बुध का संबंध आपके चार्ट में शनि से बनता हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे फिर शुक्र और शनि दोनों का ही दृष्टि आएगा इस मंथ में, तो इस तरीके से आपको कैरियर के हिसाब से भी आगे बढ़ने में काफी मदद मिल सकेगी और मान सम्मान भी मिल सकेगा। लेकिन वास्तव में ये डिपेंड करता है कि आप अपने जो टैलेंट है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उस पर कितना ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से शनि का दृष्टि लगन पे ही आएगा। अब क्योंकि गुरु और शनि दोनों का ही लगन पे दृष्टि है, तो ऐसा शनि आपको काफी आध्यात्मिक बनाएगा, साथ ही साथ आपको हर काम के प्रति काफी रेस्पॉन्सिबल बनाएगा और काफी पंक्चुअल बनाएगा टाइम के प्रति। उसके बाद देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी है और मंगल आ रहे हैं अष्टम में। अष्टम में मंगल नीच की स्थिति में आ जाएंगे, जो कि 12th लॉर्ड भी है। इस वजह से हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति वगैरह में कुछ झगड़ा देखने को मिले, पार्टनर की फैमिली के साथ कुछ इश्यूज देखने को मिले, इवन आपको हेल्थ वगैरह को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना होगा। अब ये स्थिति जो है वो संतान के साथ कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को खराब कर सकती है, संतान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दे सकती है। यहाँ पे मंगल है तो इस हाउस को थोड़ा एक्सप्लोर करना आपके लिए आसान होगा। अगर कोई रिसर्च पर्पज से आप काम कर रहे हैं या कोई भी साइंटिफिक वर्क आप कर रहे हैं, उस मामले में मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। बट ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर की फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट वगैरह होने की संभावनाएं बनेगी, और आपकी एक्सपेक्टेशन को ऐसा मंगल काफी तेजी से बढ़ाए, क्योंकि मंगल का यहाँ दृष्टि आ जाता है 11वें घर पे। 11वें घर पे दृष्टि आएगा तो यहाँ ज्यादातर धन संपत्ति पाने के लिए आप लालायित होंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा गलत फैसला ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ मतभेद रखेंगे, या अपने कुछ दोस्तों के साथ भी। फिर मंगल का दृष्टि जो वाणी स्थान पे आएगा तो वाणी में काफी एग्रेशन लाएगा, आप बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे। साथ ही साथ आपकी फैमिली के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मंगल का वाणी स्थान पे प्रभाव है, तो आप किसी के साथ भी व्यवहार करते समय, बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। यहाँ पे फिर मंगल का थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा। थर्ड हाउस पे मंगल बहुत ज्यादा आक्रामक बनाते हैं अगर इस तरीके से दृष्टि डालें तो। साथ ही यहाँ भाई बहनों के साथ या रिलेटिव्स के साथ कोई खास अच्छा संबंध नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ मामलों में मतभेद हो। इसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और 11th लॉर्ड है। शुक्र आ रहे हैं अब उच्च की स्थिति में, जो कि आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। फोर्थ हाउस में आ जाएंगे तो ये घरेलू सुख के लिए अच्छा है, आपको धन संपत्ति के सुख के लिए अच्छा है। साथ ही साथ कैरियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, या आपके लिए नेम फेम अच्छा होगा। उसके बाद हम बुध को देखते हैं। बुध यहाँ सप्तमेश है और 10th लॉर्ड है। बुध आ रहे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम के बाद ये प्रवेश करेंगे आपके छठे भाव में भी। पंचम का बुध डिसीजन वगैरह लेने के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस पर्पज से या अपने कैरियर पर्पज से कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपकी स्थिति काफी बेटर होगी। साथ ही साथ ये आपकी एजुकेशन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ बहुत क्रिएटिव करने के लिए, या कुछ ना कुछ इनोवेटिव या यूनिक करने के लिए अच्छा होगा। बेसिकली बुध यहाँ आपको कैलकुलेशन वगैरह में, और कोई भी निर्णय आपका कितना सही है कितना गलत है इसको सोचने और समझने में मदद करेंगे। बुध यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे सूर्य के साथ ही 11वें घर पे। ये आपके नेटवर्क में काफी बड़ा विस्तार देगा, साथ ही साथ आपको कुछ प्रभावशाली लोगों से जोड़ेगा। उसके बाद अगर हम बुध की स्थिति को देखेंगे तो 23 मई से फिर वो वृषभ में आ जाएंगे। वृषभ में आ जाएंगे तो ये आपके कैरियर के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ जितनी भी आपकी समस्याएं हैं छठे भाव से जुड़ी हुई, उनमें आप एक बेहतर फैसला ले सकते हैं।
उसके बाद हम यहाँ चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव के स्वामी है और शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम में रहेगी। सप्तम में रहेगी, हालांकि बाद में गुरु यहाँ गोचर करने लगेंगे, बट सप्तम में चंद्रमा के होने से कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ा पार्टनर के साथ अटैचमेंट बढ़ सकती है। दूसरे लोगों की आप कोई ना कोई सहायता करेंगे शुरुआती 1-2 दिन में। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, वो कोई पब्लिक में हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं या कोई भी अदर पर्सन हो सकता है। चंद्रमा यहाँ बेसिकली आपको दूसरों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव बनाते हैं और आपको अच्छी इमेजिनेशन देते हैं। चंद्रमा फिर आएंगे अष्टम में। अष्टम में वो मंगल के साथ रहेंगे। ये थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी का समय रहेगा। यहाँ आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील नहीं करेंगे। तो यहाँ मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है और आप बहुत ज़्यादा लालच की वजह से अपना पैसा गंवा सकते हैं। फिर चंद्रमा का गोचर होगा नवम में। नवम में चंद्रमा का गोचर होगा तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, कुछ नया सीखने के लिए अच्छा होगा। हालांकि यहाँ केतु बाद में प्रवेश करेंगे, इससे पहले ही कहीं ना कहीं चंद्रमा आगे बढ़ जाए। फिर देखते हैं सूर्य को। सूर्य यह नवम घर के स्वामी, नवम घर के स्वामी है और पंचम में गोचर करेंगे। पंचम में गोचर करेंगे तो ये आपके संतान के साथ थोड़े मतभेद दे सकता है, लेकिन आपकी एजुकेशन के लिए, आपके टैलेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी निर्णय क्षमता में भी थोड़ा एग्रेशन लाएगा। सूर्य और बुध दोनों का ही दृष्टि 11वें भाव पे पड़े तो नए इनकम सोर्स बनाने में मदद मिलेगी। दूसरों के साथ आपका कन्वर्सेशन या दूसरों से आपको कितना अप्रिसिएशन मिलता है, कितना मान सम्मान मिलता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो सूर्य की जो स्थिति बन रही है वास्तव में 15 मई तक ही ये यहाँ रहेंगे। तो लगभग 7-8 दिन तक यहाँ बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा ही। अब जो भी लोग कोई अपना स्टडी वगैरह कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया कोर्स वगैरह ज्वाइन किया है या कुछ ऐसा लर्निंग के मामले में कुछ नया करना चाहते हैं वास्तव में, उन लोगों को यहाँ काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। सूर्य के फिर छठे घर में आने की वजह से ये कैरियर के लिए अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर आपके जितने भी समस्याएं आ रही, जैसे कि कोई आपको बहुत बड़ा इश्यू फेस करना पड़ रहा है कैरियर में, आपके बॉस या आपके कलीग्स आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, उस मामले में सूर्य आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे। सूर्य का एस्पेक्ट फिर आ जाता है 12th पे। 12th पे सूर्य का एस्पेक्ट आएगा तो ये कोई विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा की तरफ संकेत करता है। इसके बाद हम देखते हैं राहु और केतु के गोचर को। राहु देखिए अब आ चुके हैं थर्ड में। थर्ड में राहु आ चुके हैं तो ऐसे में व्यक्ति कितने भी ज्यादा रिस्क ले सकता है। वास्तव में वो अपने रिस्क को समझने वाला होता है। राहु यहाँ है तो आपके लिए कोई भी प्रकार का साहसिक काम करना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करना बहुत बेहतर होगा। लेकिन यहाँ आपकी ही हार्डवर्क सबसे ज्यादा मैटर करेगी। फिर इनका दृष्टि आ जाता है सप्तम पे। सप्तम में अब गुरु भी रहेंगे तो यहाँ राहु को और ज्यादा पॉजिटिव बनाएंगे दृष्टि डाल के। और सप्तमेश यहाँ बुध है तो राहु भी यहाँ काफी बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन ये पब्लिकली डील करने के लिए या पब्लिक से मान सम्मान एप्रिसिएशन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। उसके बाद राहु का दृष्टि आएगा नवम पे। नवम पे दृष्टि आएगा तो ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए अच्छा होगा, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, साथ ही साथ आपको कुछ नए अनुभव मिले। हो सकता है आपका इंटरेस्ट दूसरी संस्कृति या कुछ दूसरे धर्मों में भी रहे। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है 11th पे। 11th पे राहु का एस्पेक्ट आएगा तो आपकी इनकम को बढ़ाएगा, आपके इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएगा। फिर देखिए केतु, केतु जो कि यहाँ अब नवम में आ जाएंगे। नवम में केतु है तो समझ लीजिए कोई आध्यात्मिक यात्रा करने से ज्यादा सुकून प्राप्त होगा, कोई लंबी दूरी की यात्रा करने से भी काफी सुकून मिलेगा। यहाँ केतु हायर स्टडीज के लिए काफी अच्छे रहेंगे और विदेश भ्रमण के लिए भी। तो ये कुछ आपके लिए रिजल्ट्स हैं। अब देखिए देखते हैं कौन कौन से अच्छे दिन आप लोगों के लिए, कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ परेशानियां भी होंगी। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करते हैं। अच्छे दिनों में 5 से 7 तारीख तक, 10 से 12 तक और 15 से 19 तक। ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे गुजरने वाले हैं। जो भी आपके काम रुके हुए हैं, जो नहीं बन पा रहे, जहाँ पर आपको एफर्ट बहुत लगाना पड़ रहा है, उन कार्यों को आप इन दिनों में ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन है जो जहाँ पे आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। चंद्रमा का गोचर जब वर्ष में होगा 26 और 27 को तो ये अनवांटेडली कोई ना कोई स्ट्रेस का समय रहेगा। इस समय कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचें, साथ ही साथ आप किसी से विवाद करने से बचें। चंद्रमा का गोचर जब कर्क में होगा 3 और 4 को तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ आपको चंद्रमा काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन प्रोवाइड करेंगे। आर्थिक स्थिति में कुछ बड़ा बदलाव लेके आएंगे। साथ ही साथ आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th में होगा 13 और 14 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान बेसिकली आपसे कोई गलत फैसला हो सकता है। 13 और 14 को कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है या तो कोई बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। तो ये कुछ खराब दिन है जहाँ पर आपको कुछ परेशानियां भी होंगी। फिलहाल हम वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।